अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में इंडिया की 12 न्यू एज कंपनीज में से 9 ने 25% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। लेकिन ये न्यू एज बिजनेसेस आखिर होते क्या हैं? सिंपली पुट, ये टेक ड्रिवन डिजिटल फर्स्ट कंपनीज होती हैं जो एप्स और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फास्ट स्केल करती हैं और स्ट्रांगली ग्रोथ फोकस्ड होती हैं। इस वीडियो में हम 3 ऐसे न्यू एज बिजनेसेस को एनालाइज करेंगे जिनकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग रही है और जो अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास या उससे भी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रही हैं। अब सवाल ये है, क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबली इंप्रूव हो रही है? चलिए डिटेल में देखते हैं। वैसे अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल कमोडिटीज विद ग्रो जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीधे वीडियो पे आते हैं। हमारी पहली कंपनी है इटर्नल, जिसे हम जोमेटो के नाम से जानते हैं। स्टॉक ने अप्रैल 23 से स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई, जिसमें प्राइस लगभग 6x हो गया और अक्टूबर 25 में ऑल टाइम हाई बनाया। अब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करीब 28% नीचे ट्रेड कर रहा है। चार्ट पे स्टॉक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास नजर आती है, लेकिन ट्रेंड लाइन हमेशा होल्ड करे ये जरूरी नहीं होता। वैल्यूएशन के बेसिस पे देखें तो इटर्नल का पी 1125x और पीईजी रेशियो 35.66x पर है, जो क्लियरली दिखाता है कि वैल्यूएशन अर्निंग्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी स्ट्रेच्ड और एलिवेटेड लेवल पे है। इनका ईवी बाय एबिटा भी 118x पे ट्रेड कर रहा है, जो प्रीमियम मल्टीपल को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि इनके पियर्स स्विगी का ईवी बाय एबिटा नेगेटिव जोन में है क्योंकि उनका एबिटा अभी नेगेटिव है। ग्रोथ ट्रेंड पे नजर डालें तो पिछले 3 सालों में इटर्नल ने 69% की सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 31% रही है। साथ ही रीसेंट क्वार्टर में डीआईआई ने अपनी होल्डिंग मोर देन 2% से इंक्रीज करी है, वहीं एफआईआई ने 2.75% से कम करी है। बिजनेस वाइज इटर्नल अब सिर्फ एक फूड डिलीवरी कंपनी नहीं बल्कि एक मल्टी वर्टिकल कंज्यूमर इंटरनेट प्लेटफॉर्म बन चुकी है। कंपनी 4 की वर्टिकल्स ऑपरेट करती है: फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स आर्म विच इज ब्लिंकिट, गोइंग आउट आर्म डिस्ट्रिक्ट और B2B सप्लाईज विच इज हाइपरप्योर। क्वार्टर 3 में सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्विक कॉमर्स का था 73.4%, जबकि फूड डिलीवरी का शेयर 18.3% रहा। ब्लिंकिट जो 2021 में लॉन्च हुआ था, क्वार्टर 3 तक 2027 स्टोर्स ऑपरेट कर रहा है। वहीं फूड डिलीवरी 800 से ज्यादा सिटीज में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। अगर इन दोनों वर्टिकल्स का नेट ऑर्डर वैल्यू यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में से सारे डिस्काउंट्स डिडक्ट करने के बाद की इफेक्टिव ऑर्डर वैल्यू कंपेयर करें तो क्वार्टर 1 में ब्लिंकिट ने 9,203 करोड़ के साथ फूड डिलीवरी 8,967 CR को क्रॉस कर लिया था। क्वार्टर 3 तक ये गैप और क्लियरली वाइडन हो चुका है, जहां ब्लिंकिट 13,300 करोड़ और फूड डिलीवरी 9,846 CR पर है। गोइंग आउट सेगमेंट को डिस्ट्रिक्ट ऐप के अंडर रीब्रांड किया गया है, जहां डाइनिंग, मूवीज और लाइव इवेंट्स बुकिंग होती हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये इंडिया और यूएई के 800 से ज्यादा सिटीज तक एक्सपैंड हो चुका है। क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करें, क्वार्टर 3 में रेवेन्यू 202% ग्रो हुआ, लेकिन अगर हम लाइक फॉर लाइक बेसिस पे देखें बिना अकाउंटिंग इंपैक्ट के तो एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ एक्चुअली 64% रही। ये मैसिव जंप इसलिए दिखा क्योंकि क्विक कॉमर्स में इन्वेंट्री ओनरशिप मॉडल शिफ्ट हुआ है, जहां रेवेन्यू में सिर्फ कमीशन नहीं बल्कि बेचे गए गुड्स की फुल वैल्यू इंक्लूड होती है। सेगमेंट वाइज देखें तो फूड डिलीवरी का एनओवी 16.6% बढ़ा, क्विक कॉमर्स 121% ग्रो हुआ, गोइंग आउट 20% इंक्रीज हुआ और हाइपर प्योर का रेवेन्यू 33% बढ़ा। एक्सपेंसेस भी शार्प मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से 202% ग्रो हुए, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी 127% बढ़ा। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये रहा कि ब्लिंकिट ने क्वार्टर 3 में पहली बार क्वार्टरली लेवल पे पॉजिटिव एडजस्टेड एबिटा मार्जिन रिपोर्ट किया, जो बेटर सप्लाई चेन एफिशिएंसीज और हाई मार्जिन कैटेगरीज की वजह से पॉसिबल हुआ। इनका नेट प्रॉफिट 73% बढ़कर 102 करोड़ हो गया, पर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन फास्ट रेट से बढ़ने के कारण नेट प्रॉफिट मार्जिन 46 बीपीएस कम होकर 0.63% पे आ गया। अगर ग्रोथ आउटलुक देखें तो क्विक कॉमर्स के लिए मैनेजमेंट ने मार्च 27 तक 3,000 स्टोर्स का गाइडेंस दिया है। अगर कंपटीशन मॉडरेट होता है तो टारगेट 3,500 से 4,000 स्टोर्स तक एक्सेलरेट हो सकता है। एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के साथ नेट ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ 100% से ज्यादा पेस पर मेंटेन करने का भी एम है। फूड डिलीवरी में मैनेजमेंट सडन एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन नेट ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ ग्रेजुअली लगभग 20% तक बढ़ने की गाइडेंस दी गई है। गोइंग आउट यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेगमेंट में नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स में लॉसेस सिक्वेंशियली रिड्यूस होके ब्रेक इवन की तरफ जाने की
उम्मीद है। लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 30 तक $3 बिलियन एनुअल नेट ऑर्डर वैल्यू स्केल अचीव करने का है, जहां 5% एडजस्टेड एबिटा मार्जिन का एम है। हाइपरप्योर बिजनेस में अगले 3 सालों में इसे $1 बिलियन टॉप लाइन बिजनेस बनाने का भी टारगेट है। एज ए न्यू एज टेक बिजनेस में कैश फ्लोज और बैलेंस शीट देखना बहुत जरूरी होता है। कंपनी की बोरोइंग्स इंक्रीज हुई हैं, जो मेनली लीज लायबिलिटीज बढ़ने का रिजल्ट है। क्विक कॉमर्स मॉडल शिफ्ट के कारण इनकी इन्वेंट्री अग्रेसिवली बिल्ड हुई है, जिसका इंपैक्ट सीधा कैश फ्लो पे पड़ा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंशियल ईयर 24 के 646 करोड़ से गिरकर फर्स्ट हाफ में 38 करोड़ रह गया। इसकी वजह से इनका CFO बाय पैट रेशियो भी 1.8x से ड्रॉप होके 0.4x पर आ चुका है, जो लोअर कैश कन्वर्जन इंडिकेट करता है। वहीं पे कंपनी के की रिस्क देखें तो इटर्नल ने पिछले कई क्वार्टर्स से नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, लेकिन अदर इनकम हटाने पर ज्यादातर क्वार्टर्स में कोर बिजनेस लॉस में रहा है। साथ ही क्विक कॉमर्स मॉडल शिफ्ट के बाद इन्वेंट्री काफी बढ़ी है, जिसने कैश फ्लो पर प्रेशर डाला है। कोर प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन और इन्वेंट्री ट्रेंड ये की मॉनिटरेबल्स रहेंगे, जिसे इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी नेक्स्ट कंपनी है पीबी फिनटेक। आईपीओ के बाद स्टॉक ने लगभग 75% करेक्शन दिया, फिर बेस बनाकर रिकवरी दिखाई और पुराने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद रैली कंटिन्यू करी और दिसंबर 24 में ऑल टाइम हाई बनाया। प्राइस अभी अपने ऑल टाइम हाई से 30% डाउन है। ग्रोथ ट्रेंड देखें तो पिछले 3 सालों में पीबी फिनटेक ने 52% सेल्स ग्रोथ और 34% प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की है। साथ ही रीसेंट क्वार्टर में डीआईआई होल्डिंग्स भी लगभग 3% से इंक्रीज हुई है, वहीं एफआईआई होल्डिंग डिक्रीज हुई है लगभग 3% से। बिजनेस लेवल पे पीबी फिनटेक इंश्योरेंस और क्रेडिट से जुड़े एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी 2 की वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है। सबसे पहला है पॉलिसी बाजार, जो इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है, जिसका ऑनलाइन एग्रीगेटर सेगमेंट में लगभग 93% मार्केट शेयर है। दिसंबर 25 तक प्लेटफॉर्म पे 132.1 मिलियन रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स थे और 24.6 मिलियन कस्टमर्स ने मिलकर 62.9 मिलियन पॉलिसीज परचेस की हैं। दूसरा वर्टिकल है पैसा बाजार, जिसने 56.8 मिलियन कंज्यूमर्स को क्रेडिट स्कोर एक्सेस करने में इनेबल किया। रेवेन्यू मिक्स देखें तो क्वार्टर 3 में इंश्योरेंस का शेयर लगभग 52.2% रहा, जबकि क्रेडिट बिजनेस का कंट्रीब्यूशन 6.5% था। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वार्टर 3 में सेल्स 37% बढ़ी, जो ब्रॉड बेस सेगमेंट ग्रोथ की वजह से आया। कोर ऑनलाइन बिजनेस जैसे कि पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार 35% ग्रो होके 1039 करोड़ पे पहुंच गए। वहीं न्यू इनिशिएटिव्स 41% बढ़े। एक्सपेंसेस ग्रोथ सेल्स के कंपैरिजन में कंट्रोल्ड रहे। इसका इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दिखा, जो 468% बढ़ा और ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 700 बीपीएस इंप्रूव हुई। बॉटम लाइन पर भी इंप्रूवमेंट दिखा। लोअर टैक्स रेट के सपोर्ट से नेट प्रॉफिट 163% बढ़ा और नेट मार्जिन करीब 500 बीपीएस इंप्रूव हुआ। वहीं पे ग्रोथ आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम्स 1 लाख करोड़ पहुंच जाएं। फाइनेंशियल ईयर 30 तक कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि नेट प्रॉफिट टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम्स का लगभग 3% पे स्टेबलाइज हो जाए। कंपनी QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेज करने का सोच रही है। अब सवाल ये है कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? The objective is international M&A, and the classification is very clear. We're looking for large established markets with large pools of profit and stable markets where we believe because of our unique skill set we have a transformation capability. वहीं पे कंपनी के की रिस्क देखें तो पीबी फिनटेक का PE 120.85x है और PEG 11.73x है, जो पीयर मीडियन से काफी ज्यादा है और ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस प्राइस इन करता है। कंपनी का प्रीमियम वैल्यूएशन लार्जली स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड है, इसलिए अगर टॉप लाइन ग्रोथ स्लो हुई या एग्जीक्यूशन वीक रहा तो वैल्यूएशन और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे इंपैक्ट हो सकता है। हमारी तीसरी कंपनी है नाइका। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन दिखाने के बाद काफी टाइम तक बेस फॉर्मेशन में रहा। अक्टूबर 25 में रेंज ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्राइस ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ही कंसोलिडेट करता रहा और थोड़े नीचे भी स्लिप हुआ। अब फरवरी 26 में स्टॉक ने फिर से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। इन्वेस्टर्स को ऊपर के नए रेजिस्टेंस लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। वैल्यूएशन देखें तो नाइका का PE 502x है और PEG रेशियो 29.25 है, जो
अर्निंग्स ग्रोथ के कंपैरिजन में हाई एक्सपेक्टेशंस रिफ्लेक्ट करता है। EV बाय एबिटा 111x पर है, जो दिखाता है कि मार्केट फ्यूचर एबिटा ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रख रहा है। ग्रोथ ट्रेंड की बात करें तो 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 28.19%, जबकि 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 17.17% रही, which makes the valuation a bit stretched. बिजनेस लेवल पे नाइका इंडिया की लीडिंग ऑमनी चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल रिटेलर है। कंपनी 4 बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है: ब्यूटी, फैशन, B2B सुपर स्टोर और हाउस ऑफ ब्रांड्स। नाइका 276 स्टोर्स के साथ 94 सिटीज में प्रेजेंट है और 40 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स के पोर्टफोलियो के साथ काम कर चुका है। Q3 में रेवेन्यू मिक्स देखें तो लगभग 91% कंट्रीब्यूशन ब्यूटी से और करीब 8% फैशन से आया। प्रीमियम सेगमेंट में नाइका इंडिया का मार्केट लीडर है। यहाँ प्रीमियम कस्टमर्स एवरेज से 9x ज्यादा स्पेंड करते हैं और कैटेगरी पिछले 5 सालों में 40% प्लस CAGR से ग्रो हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो Q3 में रेवेन्यू 27% बढ़ा, जो ब्यूटी और फैशन दोनों की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से आया। ब्यूटी का नेट सेल्स वैल्यू 29% ग्रो हुआ, वहीं फैशन का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 31% बढ़ा, जबकि उसकी नेट सेल्स 25% ग्रो हुई। एक्सपेंसेस की ग्रोथ सेल्स से कम रही क्योंकि मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल थे। इसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 63% बढ़ा और मार्जिन 200 bps इंप्रूव हुए। ब्यूटी सेगमेंट का एबिटा मार्जिन 10.1% तक पहुंच गया, जबकि फैशन सेगमेंट का लॉस 340 bps इंप्रूव होके -2% पर आ गया। अदर इनकम 267% गिर गई, लेकिन लोअर टैक्स रेट के सपोर्ट से नेट प्रॉफिट 162% बढ़ा और नेट मार्जिन भी 122 bps इंप्रूव हुए। वहीं पे अगर कंपनी का ग्रोथ आउटलुक देखें तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ब्यूटी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में मिड 20% CAGR की गाइडेंस दी है। फैशन वर्टिकल के लिए मैनेजमेंट नेक्स्ट 6 इयर्स में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू को 3 से 4 गुना तक बढ़ाने का टारगेट रखता है। साथ ही कंपनी अपने ब्यूटी स्टोर नेटवर्क को 500+ आउटलेट्स और 100+ सिटीज तक एक्सपैंड करना चाहती है। वहीं पे देखिए मैनेजमेंट का क्या कहना है। I think taking on wanting to be a multi-brand retailer in another geography like GCC, which consists of 7 countries, it's beyond UAE, includes the Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, many other countries, Oman. So it's a very big commitment. So I don't think we're jumping into another region also. I think Nykaa will patiently build this network in GCC to about 70 stores over the next 4-5 years. अब बैलेंस शीट देखते हैं। बोरोइंग्स ग्रेजुअली बढ़ी हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के 969 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में 1321 करोड़ और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में 1407 करोड़ तक। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लीज लायबिलिटीज दोनों में नोटिसेबल इंक्रीज देखा गया है। वहीं पे कंपनी के कैश फ्लो को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 तक CFO में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखा, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 467 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि इन्वेंट्री का प्रेशर बना रहा। फर्स्ट हाफ में CFO 129 CR रहा, जहां रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री दोनों का इंपैक्ट देखने को मिला। CFO बाय पैट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.5x था, जो स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन को शो करता है, लेकिन फर्स्ट हाफ में ऑफ दिस ईयर ये 2.3x पर आ गया, जो कंपैरेटिवली स्लो कन्वर्जन को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं पे कंपनी के की रिस्क देखें तो ब्यूटी सेगमेंट में कंपटीशन इंटेंस है और फैशन और B2B वर्टिकल्स अभी प्रॉफिटेबिलिटी फेज में फुल्ली स्टेबलाइज नहीं हुए। इसी बीच फर्स्ट हाफ तक डेट टू एबिटा 4.7x तक पहुंच चुका है। अगर टॉप लाइन ग्रोथ स्लो हुई और मार्जिन्स पे प्रेशर आया तो लेवरेज स्ट्रेच हो सकती है। ये की मॉनिटरेबल ट्रेंड रहेगा। न्यू एज बिजनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन असली टेस्ट ये है कि मार्जिन्स और कैश फ्लो भी इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। लॉन्ग टर्म में वही कंपनी वैल्यू क्रिएट करेगी जो ग्रोथ को सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर पाए। इन तीनों बिजनेसेस में आपको सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.